हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंक्लेस बेस्ड एमसीक्यूज की बात करेंगे ऑन नर्वस सिस्टम। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के जो भी एंक्लेस बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से उसके बारे में डिस्कस किया था। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने जो एंक्लेस बेस्ड 500 एमसीक्यूज की सीरीज़ है वो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, सो नेवर फॉरगेट टू वॉच दिस 500 एमसीक्यूज कंप्लीट सीरीज। आज हम जो नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट 2 देखेंगे 15 क्वेश्चन से। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर ए क्लाइंट विथ एन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP ऑफ 20 mmHg। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है, अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन एक क्लाइंट के लिए जिसका क्या है, ICP इंक्रीज है कितना, 20 mmHg। तो उसके लिए क्या एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा अगर ICP कितना है, 20 mmHg। अभी अगर क्वेश्चन में इंक्रीज नहीं दिया होता तो हम कैसे ये पता करते कि ये mmHg जो 20 mmHg दिया हुआ है ये ICP इंक्रीज है, नॉर्मल नहीं है। तो हमें इससे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ICP का नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल रेंज होता है 7 to 15 mmHg। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है नॉर्मल ICP कितना होता है। तो 7 to 15 mmHg क्या होता है, हमारा नॉर्मल ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। अब ICP होता क्या है, ICP क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उसके अराउंड का प्रेशर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज फ्लूड। फ्लूड क्या है, एग्जाम्पल CSF। एग्जाम्पल क्या है, CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब CSF की इंक्रीज की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोल रहे हैं। अब CSF नॉर्मल कितना होता है, CSF कितना होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो 150 ml हम एक एवरेज मानते हैं, बट रेंज अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होगी इसकी 140 to 50 ml। ठीक है, तक भी हम क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसको जो हमारा CSF है वो इंक्रीज है और ICP प्रेशर वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, राइज कर सकता है। ठीक है, तो इससे अगर बढ़ रहा है तो हम इसे, बट जो रेंज दी हुई है इसमें 20 mmHg, 20 से 30 mmHg हम क्या मानते हैं, माइल्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर मानते हैं, माइल्ड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, माइल्ड, ओके, नॉट सीवियर। और हमारा जो ICP है वो कितना रहना चाहिए, ऑलवेज लेस देन 20 mmHg रहना चाहिए। अब इस कंडीशन में हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन 1 है, गिव द क्लाइंट ए वार्म ब्लैंकेट, उसे हमें वार्मिंग ब्लैंकेट देनी है। 2 है, एडमिनिस्टर लो डोज बारबिटूरेट या इंक्रीज द क्लाइंट ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, या उसे हाइपर वेंटिलेट होने के लिए इंकरेज करना है, बढ़ावा देना है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूड, या फ्लूड को बंद करवाना है। तो यहाँ पे वार्मिंग ब्लैंकेट देने का कोई मतलब नहीं है, ना हम बारबिटूरेट देंगे, और फ्लूड को हम रेस्ट्रिक्ट करके ICP डिक्रीज नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3। क्यों, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन क्या करता है, जो हाइपर वेंटिलेशन है, ये जो हाइपर वेंटिलेशन है ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करता है। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो जो हमारा है अगर वो डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे CSF की जो CSF ज़्यादा जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, CSF कम जाएगा, CSF कम जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर
हमारा राइज होने से बचेगा, कम होगा। ठीक है, राइज नहीं होगा प्रेशर। फिर अभी मैंने आपको पूरा बताया था कि प्रेशर कैसे राइज हो रहा था, CSF का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन क्या कॉज करता है, वीजो कॉन्स्ट्रक्शन। वीजो कॉन्स्ट्रक्शन क्या कॉज करेगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, CSF भी डिक्रीज होगा, वहाँ पर CSF इतना नहीं होगा, पहुँचेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर भी राइज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3, इंक्रीज द क्लाइंट टू हाइपर वेंटिलेशन। ओके, यही दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मल ICP यहाँ पे 15 mmHg एक्यूरेट दे दिया है, बट रेंज इसकी हम बात करें जो अभी मैंने बताया था 7 to कितना होता है, 15 mmHg। बट जो ICP है वो बहुत बार सेंटीमीटर S2O में पूछ लेते हैं। तो सेंटीमीटर S2O में क्या होगा, 7.5 to 20 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अगर सेंटीमीटर H2O में दे देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ICP नॉर्मल पूछ लेते हैं और CSF पूछ लेते हैं कितना नॉर्मल लेवल होता है, ICP होता क्या है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, CSF हो गया हमारा, CSF हमारा हमने 150 ml देख लिया नॉर्मल होता है, या 142 to 50 एक नॉर्मल रेंज देख लिया हमने ml की। बट पर डे कितना प्रोड्यूस होता है CSF, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि पर डे कितना एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन कितना प्रोड्यूस करता है पर डे। तो वो करता है 600 to 700 ml। ठीक है, 600 to 700 ml पर डे एक एडल्ट प्रोड्यूस करता है CSF। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 3 होगा। देखो, एकदम जो राइट आंसर है वो बता देने से आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं सोचे कि हम बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है ये, बट आप कम क्वेश्चंस पढ़े। ये नहीं होता कि आप 200 क्वेश्चंस पढ़ लिए पर डे, 500 पढ़ लिए, 1000 पढ़ लिए, नहीं। भले आप 10 क्वेश्चंस पढ़ो, बट उनका क्लियरिफाई पूरा होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वो ज़्यादा बेस्ट है कंपेयर टू 200 MCQs के। ठीक है, अगर आप 10 MCQs भी पर डे बिल्कुल एकदम क्लियर पढ़ रहे हो, उसको पूरा आपका पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस 200 MCQs के कंपेयर में। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ ओनली राइट आंसर देख रहे हो तो जब तक आपको पूरा नहीं पता होगा, ये आपको अगर ICP पता ही नहीं होगा कि होता क्या है, तब तक आपको ये राइट आंसर याद करने से नहीं होगा। हाइपर वेंटिलेटेड कैसे हो डिक्रीज करेगा ICP, क्या अप्रोप्रिएट कैसे होगा, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं होगी, तब तक आप कभी भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये अगर आप डायरेक्ट राइट आंसर पढ़ लोगे तो आपको 1 डे 2 डे 3 डे बस इतना ही याद रहेगा ये क्वेश्चन। बट आपको अगर पैथोफिजियोलॉजी पता होगी पूरी कि कैसे हुआ और कैसे अदर क्वेश्चन के जो अदर ऑप्शन है क्वेश्चन के वो कैसे नहीं हुए, तो आपको वो पूरा लॉन्ग टाइम तक जितना हो सकता है आपको वो रिमेंबर रहेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके भले क्वेश्चन 10 पढ़ो, 20 पढ़ो, 25 पढ़ो, लेकिन उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी क्लियरिफाई करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 होगा। और अभी तक फ्रेंड्स आपने अगर जो 500 MCQs है वो भी इसी तरह है, एंक्लास बेस्ड है, वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देख ले, अपना लॉस बिल्कुल नहीं करना। वो एवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अभी नॉर्सेट एग्ज़ाम आने वाला है, एम्स नॉर्सेट, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये 500 MCQs। उसकी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव डाउन करते हैं। 16, the nurse is assessing a client with increased intracranial pressure. The nurse should notify the healthcare provider about which of the following change in the client condition. क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्स है, ICP जो इंक्रीज का पेशेंट है, एक इंक्रीज ICP के पेशेंट को असिस्ट कर रही है, और नर्स को क्या नोटिफाई कराना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, अगर कौन सी कंडीशन में चेंजेस नर्स देखती है तो उसको कौन सी चेंजेस को नर्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कराना चाहिए। एक इंक्रीज ICP का पेशेंट है, तो कौन सा इसमें से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो नर्स को नोटिफाई करना चाहिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत। तो ऑप्शन 1 है वाइडनिंग पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर है वो वाइडनिंग हो जाना, डिक्रीज इन द पल्स रेट का डिक्रीज हो जाना, या
जो पिपल्स है वो डायलेटेड या फिक्स हो जाना या डिक्रीज इन लेवल ऑफ एलओसी। तो पल्स प्रेशर यहाँ पे क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल पीपी है वो कितना होता है 120 to 80 mm ऑफ Hg। तो इसके बीच का ये डिफरेंट कितना है 40। दिस कॉल 40 mm ऑफ Hg, दिस कॉल इज पल्स प्रेशर। ठीक है, अब इस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखो ये जो 4 यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए हैं ये चारों ही हमें किस में दिखाई देते हैं? आईसीपी में। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तब हमको दिखाई देते हैं। बट अब हम यहाँ पे राइट आंसर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा राइट आंसर होगा? क्योंकि ये भी हमें देखने को मिलता है, ये भी। तो हम इसमें राइट आंसर ऐसे देखेंगे कौन सा हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे हमारे। तो जो अर्ली साइन सिम्टम होगा यहाँ पर वो होता है हमारा अल्टर एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिक्रीज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एलओसी का अल्टर हो जाना या डिक्रीज हो जाना। ठीक है, ये क्या होता है? आईसीपी का फर्स्ट अर्ली सिम्टम होता है। प्रेशर की वजह से जो हमारा क्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारा क्या होता है? एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिकॉज किस पे पड़ रहा है? ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? एलओसी डिक्रीज होगा। देन हमें ये क्या होगा? अगर आईसीपी नहीं ट्रीट किया जाता है तो हमें ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चारों ही आपको लगते हैं कि आईसीपी में या किसी और कंडीशन, कोई भी कंडीशन दी है कि आपको लगता है कि अब ये चारों ही सिम्टम्स इसमें आते हैं, तो हम राइट आंसर कैसे कंसिडर करेंगे? तो जो उसका फर्स्ट अर्ली सिम्टम होगा उससे आप राइट आंसर कंसिडर करेंगे। ओके, A decrease in the client LOC is an early indicator of deterioration of the client neurological status। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आईसीपी जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का फर्स्ट अर्ली सिम्टम क्या होता है? अल्टर एलओसी। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था आप कैसे राइट आंसर फाउंड आउट कर सकते हैं अर्ली सिम्टम्स देख के। और चेंज इन एलओसी सच एज द रेस्टलेसनेस, हो सकता है वहाँ पे एलओसी नहीं दिया हो, चेंज इन एलओसी नहीं दिया हो, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होगा? पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, मे बी सबटल। ठीक है, ये हो सकता है एलओसी की जगह रेस्टलेसनेस दिया हो, इरिटेबिलिटी दी हो। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट राइट आंसर होगा। ओके, widening of the pulse pressure, decrease in the pulse rate and dilate fixed pupils occur late if the increase ICP is not treated। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था आपको कि आईसीपी के सिम्टम्स हैं ये भी। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है आईसीपी के, बट हमने कैसे राइट आंसर फाइंड आउट किया? अर्ली इंडिकेटर से। ठीक है, अगर आपको कोई और कंडीशन दी हुई है ऐसे ही तो आप उसको अर्ली जो इंडिकेटर है उसका उससे राइट आंसर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है हो सकता है एलओसी नहीं दिया हो, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी दी हुई हो, तो वो भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देकर राइट आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द क्लाइंट हैज ए सस्टेन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑफ 20 mm ऑफ Hg, विच क्लाइंट पोजिशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है कितना है 20 mm Hg, तो बट इसमें क्या पूछा है? पोजीशन पूछी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट है हेड, जो हमारा हेड है बेड पर वो एलिवेट कर देंगे 3 to 40 डिग्री पर। 2 है ट्रेंडरबर्ग पोजीशन, 3 है लेफ्ट सिम्स पोजीशन, 4 है द हेड एलिवेटेड ऑन टू पिलो। तो वो टू पिलो पे एलिवेट करके कुछ नहीं होगा। और ट्रेंडरबर्ग पोजीशन हमारी क्या रहती है? जो आईसीपी अगर इंक्रीज है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में कि कौन सी पोजीशन आईसीपी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ये क्या रहती है हमारी पोजीशन? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है ये पोजीशन नहीं देनी है। ट्रेंडरबर्ग पोजीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंक्रीज आईसीपी कंडीशन। ओके, बट हम यहाँ पे आप कौन सी देंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछिए कौन सी देनी चाहिए, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट। हम क्या करेंगे? बेड को एलिवेट करेंगे 30 to 40 डिग्री। ठीक है, ताकि जो प्रेशर है वो क्या कर दे? डिक्रीज हो जाए। ओके, हम अब ये 30-40 डिग्री पे हो सकता है ये ना दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो? सेमी फाउलर पोजीशन दी हो। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन। अगर 30-40 डिग्री पर बेड एलिवेटेड है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कंसिडर करते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1। ओके, द क्लाइंट
increase ICP is elevated and the client should be positioned to avoid extreme neck flexation और extension. बट हमें क्या करना है, अवॉइड करना है extreme neck flexation और extension को, ठीक है. The head of the bed is usually elevated 30 to 40 degree of the drain the venous sinus and thus decrease the ICP. ठीक है, जो हमारा ड्रेनेज है वो क्या होगा, उसकी वजह से डिक्रीज होगा. ड्रेन द वीनस वो क्या होगा, कम होगा, और आईसीपी वो क्या होगा, उसकी वजह से कम हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलिवेट करना है 30 to 40 डिग्री पर. टेंडर बर्ब पोजिशन प्लेस द क्लाइंट हेड लोअर देन द बॉडी विच वुड इंक्रीज आईसीपी. यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो टेंडर बर्ब पोजीशन है, इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन कैसी होती है, ये देखो, ये हमारा बेड है, ये हमारा बेड है, ये एक सेकंड, ये बेड है और ये हमारा हेड हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई. तो हेड क्या हो गया, नीचे हो गया. इसमें दिया हुआ है क्लाइंट्स द हेड लोअर द बॉडी, बॉडी से नीचे हो गया, जो कि क्या करता है, विच वुड इंक्रीज आईसीपी, जो आईसीपी बढ़ा रहा है. तो ऑलरेडी क्या आईसीपी बढ़ा हुआ है, और बढ़ जाएगा तो थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी एक, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी. तो उसमें हम क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखते हैं. साइड लाइन पोजिशन, जिसे हम सिम्स पोजिशन भी बोलते हैं. एंड एलिवेटेड द हेड ऑफ द टू पिलो में एक्सटेंड और फ्लैक्स द नेक विच इंक्रीज आईसीपी. ये भी क्या करेंगे, आईसीपी को इंक्रीज करेंगे. ओके, हमें क्या देखना है, यहाँ पे सेमी फाउलर पोजीशन देनी है 30 to 40 डिग्री पर. ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो ड्रेनेज है वो नर्स डिक्रीज होगा, आईसीपी डिक्रीज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18. द नर्स एडमिनिस्टर मैनिटोल, जिसे हम ऑस्मेटोल भी कहते हैं, टू द क्लाइंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर विच पैरामीटर रिक्वायर क्लोज मॉनिटर. क्वेश्चन में पूछा है, एक इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट है, उसे क्या दे रही है नर्स, मैनिटोल दे रही है. तो कौन से पैरामीटर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए. ये जितने भी आईसीपी क्वेश्चन है, इसके बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. ओके, जितना भी आईसीपी पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं. आईसीपी पे जरूर मोस्टली एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा. अब यहाँ पे पूछा है कि मैनिटोल एडमिनिस्टर की जा रही है एक पेशेंट को जिसका आईसीपी इंक्रीज है, तो कौन सा पैरामीटर हमें क्लोजली मॉनिटर करना है. ऑप्शन 1 है मसल्स रिलैक्सेशन टू इनटेक आउटपुट, 3 है वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर, 4 है पिपिल डायलेशन. यहाँ पे हमें मैनेजमेंट देकर पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब मैनेजमेंट दिया हुआ है, मैनिटोल दे रहे हैं हम, फिर पूछा है कि कौन सा पैरामीटर हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए. तो ऑब्वियसली आईसीपी क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, वहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम मैनिटोल दे रहे हैं तो क्या करेगा, इसको, इस कंडीशन को ट्रीट करेगा, उसके कॉज को ही तो ट्रीट करेगा. अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं कुछ, तो क्यों कर रहे होंगे, आईसीपी को इंक्रीज हो रहा है तो आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम उसका यूज़ कर रहे होंगे. और आईसीपी हो किसकी वजह से रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लूइड डिक्रीज हो रहा है. तो फ्लूइड हो रहा है कम या नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली इनटेक एंड आउटपुट से. ठीक है, तो हम यहाँ पे बिना कुछ सोचे राइट आंसर लगा सकते हैं, 2 होगा. इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही होगी कि मैनिटोल हम क्यों देंगे, आईसीपी इंक्रीज है, उसको कम करने के लिए देंगे. उसका कॉज क्या है, फ्लूइड इंक्रीज होना, उसकी वजह से ही तो आईसीपी इंक्रीज हो रहा है. फ्लूइड कम करेंगे, फ्लूइड कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट से. ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्टर मैनिटोल द नर्स क्लोजली मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट बिकॉज मैनिटोल प्रमोट डायरेसिस. वो क्या करता है, प्रमोट डायरेसिस करता है. ठीक है, ये यहाँ पे हमें याद रखना है, मैनिटोल क्या कर रहा है, डायरेसिस को प्रमोट कर रहा है, फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर रहा है. क्योंकि आईसीपी हो ही किसकी वजह से रहा है, फ्लूइड बढ़ने की वजह से. डायरेसिस को प्रमोट करेगा मैनिटोल एंड इज गिवन प्राइमरी टू पुल वाटर फुल द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द एडेमेटस ब्रेन. ठीक है, जो एडेमेटस ब्रेन बन गया उसको, उससे वहाँ से वाटर फ्लूइड जो है उसको पुल आउट करेगा. मैनिटोल कैन कॉज हाइपो, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये कि मैनिटोल कैन कॉज हाइपोकैलेमिया एंड मे लीड टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नॉट मसल्स रिलैक्सेशन. यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारा मसल्स रिलैक्सेशन दिया हुआ है. तो मैनिटोल हमारा क्या करता है, जो पोटेशियम है उसको भी ऑब्वियसली क्या कर रहा है,
फ्लूइड को हमारा एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है पोटेशियम को भी उसके साथ एक्सक्रीट आउट करे, तो क्या कॉज कर सकता है, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया क्या कॉज करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। हाइपोकैलेमिया का सिम्टम क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ऑप्शन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, इनपुट आउटपुट नहीं देते हैं, तो आपको ये भी क्या रखना है, चेक करना है, ठीक है। नॉट मसल्स रिलैक्सेशन, साइन एंड सिम्टम्स सच एज द वाइडनिंग पल्स प्रेशर एंड पिपल डायलेशन शुड नॉट अकर बिकॉज मेंटल सर्व टू डिक्रीज आईसीपी, ठीक है। ये जो अदर सिम्टम्स थे, वाइडनिंग पल्स प्रेशर, पिपल डायलेशन, ये आपको याद होंगे हमें किस में देखने को मिल रहे थे, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो इससे पहले पढ़ा था इंक्रीज आईसीपी में पढ़ रहे थे। और मेंटोल हम क्या दे रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये तो सिम्टम देखने को हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता, बट हमें ये हमारा राइट आंसर हो गया। वो डायलिसिस को प्रमोट करेगा, इनपुट आउटपुट चेक करना है, बट हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये याद रखना है कि मैनिटॉल क्या कॉज कर सकता है, हाइपोकैलेमिया भी कॉज कर सकता है, जो कि क्या होता है, हाइपोकैलेमिया का सिम्टम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि मेंटोल और क्या कॉज कर रहा है, तो हाइपोकैलेमिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, a client who is regaining consciousness after a craniotomy because restless and attempt to pull out the IV line, which nursing intervention protect the client without increase the intracranial pressure। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट की क्रेनियोटॉमी हुई है, वो वहाँ से क्या हुआ है, फिर उससे कॉन्शियसनेस कंडीशन में आ रहा है उसमें से, तो वो क्या हो रहा है, बिकम रेस्टलेसनेस हो रहा है। कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, उसमें रेस्टलेस हो रहा है और क्या अटेम्प्ट कर रहा है, जो आईवी लाइन लगी हुई है उसको पुल आउट कर रहा है, बार बार उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे होना चाहिए, प्रोटेक्ट द क्लाइंट, ताकि वो क्या कर सके, पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो बार बार जो आईवी लाइन पुट आउट कर रहा है वो नहीं करे पुल आउट। और कौन सा इंटरवेंशन यहाँ पर बेस्ट रहेगा, विथआउट इंक्रीज द आईसीपी, बिना उसका आईसीपी इंक्रीज किए, ठीक है। हमें उसका आईसीपी इंक्रीज नहीं करवाना है, बिना उसका आईसीपी इंक्रीज किए, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज किए, उसको गुस्सा दिलाए, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो आईवी लाइन को पुल आउट नहीं करे। तो ऑप्शन 1 है, प्लेस ए जैकेट रेस्टेंट, एक जैकेट हमें पहना दे उसकी आईवी लाइन के ऊपर, या टू रैप द हैंड इन सॉफ्ट मिटन रेस्टेंट, या जो सॉफ्ट कोई चीज़ से, मिटन से हम उसका क्या कर दें, हाथ पे रैप कर दें। 3, टक द आर्म एंड हैंड अंडर द ड्रॉ शीट, या उसका आर्म क्या है, ड्रॉ शीट जो है लगी हुई है उसके अंदर डाल दे, या अप्लाई रीस्ट रेस्टेंट टू ईच आर्म, दोनों आर्म में क्या कर दे, एक रेस्टेंट लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, पहले तो हम क्रेनियोटॉमी यहाँ पे जो आ रही है, सॉरी, क्रेनियोटॉमी जो आ रही है वो देख लेते हैं। क्रेनियोटॉमी क्या है, ये इसमें क्रेनियोटॉमी में क्या है, एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम स्कल टू विच एक्सपोज द ब्रेन, ठीक है। एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें क्या करते हैं, हम सर्जिकली रिमूव करते हैं पार्ट ऑफ द बोन फ्रॉम द स्कल विच एक्सपोज टू द ब्रेन, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड बोन फ्लैप, ओके। ये हमारी क्या हो गई, क्रेनियोटॉमी हो गई। उसके बाद पेशेंट क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कि क्रेनियोटॉमी क्या है, क्यों वो क्या कहते हैं रेस्टलेसनेस कॉज कर रही है, और क्यों उसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज होता है। तो क्रेनियोटॉमी एक ब्रेन की सर्जिकल प्रोसीजर है, जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द बोन फ्रॉम द स्कल विच एक्सपोज द ब्रेन। तो ऑब्वियसली पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील होगी, क्योंकि रेस्टलेसनेस अभी हमने पढ़ा था, जो अगर हमारा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, हमारा अल्टर एलओसी अल्टर हो जाता है, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, रेस्टलेसनेस, ओके। अगर हम उसे इरिटेट करेंगे और ज़्यादा उस पर गुस्सा करेंगे, तो उसका आईसीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसे जैकेट पहना देंगे तो उसे हो सकता है गर्मी हो, उसे और ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो, और अंडर ड्रॉ शीट डाल देंगे तो उसे और ज़्यादा, आप एक फील करके देखो, अगर आपका हैंड एक ड्रॉ शीट में अंदर, जहाँ पे आप बेड पे सो रहे हैं उसके ड्रॉ शीट में डाल दे, तो आपको खुद और ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा, और ज़्यादा आईसीपी इंक्रीज होगा। और ईच आर्म में अगर रेस्टोरेंट लगा देंगे तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होगी। उसका क्या होगा, अगर उसे कुछ कहीं इचिंग हो रही है तो वो भी उसमें भी खुद की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो एक सॉफ्ट हम रैप मिटन लेंगे, ठीक है, सॉरी सॉफ्ट हैंड मिटन लेंगे, एक पतला सा कॉटन का कुछ, या कुछ हल्की सी जिससे वो इरिटेशन नहीं हो उसे, वो उस पर क्या कर देंगे, आईवी लैम्प पे हम रैप कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है, ताकि जिससे उसे इरिटेशन भी नहीं होगा, दूसरा हैंड उसका खाली रहेगा, वो अपना कुछ भी है वो कर सकता है, ठीक है।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 2। इससे हमारा क्या होगा, उसका ICP इंक्रीज नहीं होगा। ओके, वही सब दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, which activity should the nurse encourage the client to avoid when there is a risk for intracranial pressure? वही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पेशेंट का ICP इंक्रीज है तो कौन सी एक्टिविटी नर्स को अवॉइड करनी चाहिए, उसे करने से रोकनी चाहिए। ऑप्शन है डीप ब्रीथिंग लेने से मना करना चाहिए, या टर्निंग, या कफिंग खांसने के लिए, या पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 3, कफिंग। कफिंग क्या करेगा, जो अगर आप पेशेंट कफ करोगे, आप कफ करके देखो, एक बार फील करो, अभी कफ करके ट्राई करो, तो आप फील करना कि आपका जो थोरेसिक है उस पर प्रेशर पड़ेगा, इंट्राथोरेसिक। ठीक है, अगर थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, ICP इंक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, ICP इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ICP इंक्रीज के लिए हमें क्या करना है, यहाँ जो रिस्क हो रहा है उसको अवॉइड करना है, तो हमें कफिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब उसे मना करना है कफ करने के लिए। कफिंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर ए क्लाइंट at risk for increased intracranial pressure because coughing increase ICP. Deep breathing can be continued, turning and passive ROM exercise can be continued with care to extend flex the neck. यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कैसे ICP इंक्रीज होगा कफिंग से, तो एक सिंपल सा है, यही है इसका पैथोफिजियोलॉजी कि जो हम कफ करते हैं उससे हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर और क्या करता है, हमारा ICP इंक्रीज करता है, इसलिए हमें क्या करना है, कफिंग के लिए उसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इंट्रावीनस मैनिटोल ऑस्मेट्रॉल फॉर ए चाइल्ड विद ए हेड इंजरी, द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द ड्रग हैज़ बीन इफेक्टिव इज। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने प्रिस्क्राइब किया है IV के थ्रू मैनिटोल एक चाइल्ड के लिए जिसकी क्या हुई है, हेड इंजरी हुई है, तो कौन सा बेस्ट इंडिकेटर दैट ड्रग हैज़ बीन इफेक्टिव, कौन सा इसमें से इंडिकेटर ये कंसीडर करेगा कि ये ड्रग क्या है, इफेक्टिव है। ऑप्शन 1 है इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है उसकी, तो वो कंसीडर करेगा कि जो मेंटोल दे रहे हैं हम वो इफेक्टिव है, वर्क कर रही है, या इम्प्रूव लेवल ऑफ LOC, या उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर हो रहा था वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था वो इम्प्रूव हो, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या ICP इंक्रीज हो, या डिक्रीज एडिमा। अब आपको ये चारों ही क्या लग रहा होगा, यहाँ पे राइट आंसर लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि अगर उसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें आउटपुट चेक करना था, या LOC उसका अल्टर हो रहा था वो भी देखना था, और एडिमा भी हो रहा है उसे, वहाँ पे एडिमेटस भी ब्रेन है उसका जो हेड है, तो वो भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी हमारा राइट आंसर होगा। बट मेन हो क्या रहा है यहाँ पे, ICP इंक्रीज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट राइट आंसर पे जाइए कि डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर ICP डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मेंटोल वर्क कर रहा है। ठीक है, हो सकता है यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट उसका ICP कम नहीं हो रहा, LOC उसका सही हो गया है बट ICP कम नहीं हुआ है, या एडिमा कम हो गया है बट ICP उतना ही है, तो हम राइट कैसे बोल सकते हैं कि मेंटोल वर्क कर रही है, अगर उसका ICP डिक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेंटोल है वो डायलिसिस को प्रमोट करती है, और ये क्या करती है, डिक्रीज वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल, जो कि क्या करता है, डिक्रीज ICP। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंटोल कौन सा सॉल्यूशन है, मेंटोल कौन सा सॉल्यूशन है, तो वो है आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप और डिटेल में यहाँ पे रीड कर लें इसको पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए 3-year-old इज रिकवरिंग फ्रॉम ए कंक्यूजन, द persistence of which finding is least concerning। अब क्वेश्चन पूछा है, एक 3-year-old चाइल्ड है, वो रिकवर हुआ है कंकशन से, तो कौन सी इसमें लीस्ट कंसर्न फाइंडिंग लेंगे, मतलब हमें ज़्यादा उसको कंसर्न नहीं करना है, मैन पूछा है सिर्फ एक को छोड़ के कि कौन सा इसमें से नहीं करना है हमें कंसर्न।
ठीक है, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सभी जरूरी हैं आफ्टर दिस कंडीशन, बट एक नहीं है और वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले हम कंकशन देख लेते हैं होता क्या है। ये क्या होता है, इज अ टेम्पररी लॉस ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इंजरी। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो उसका क्या हो जाना, टेम्पररी लॉस हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, कंकशन कहते हैं, ड्यू टू इंजरी। अब यहाँ पे एज, हमारी एज देखनी है, हमारे एज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं बट कौन सी नहीं मिलती हैं, वही हमें पूछा है कि लीस्ट मतलब सबसे कम जरूरी है यहाँ पे। तो फर्स्ट है लैक इंटरेस्ट इन फेवरेट टॉयस। जो उसकी फेवरेट टॉयस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो हमें उस पर कम फोकस करना है। या चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, जो उसकी ईटिंग हैबिट्स है वो चेंज हो गई हैं। इन एबिलिटी टू होप, उसकी जो होप है वो कम हो गई है। या इंक्रीज टेम्पर टेंट्रम, या टेम्पर टेंट्रम इंक्रीज हो गया। टेम्पर टेंट्रम क्या होता है, एक मतलब वो गुस्से में आ जाता है और कहीं भी घुसा मारेगा। जैसे दीवार में देखा होगा आपने, एक बहुत लोग होते हैं गुस्सा आता है दीवार में घुसे मारते जाते हैं, इज अ टेम्पर टेंट्रम। ओके, तो कौन सी कंडीशन हमें लीस्ट कंसर्न करनी है यहाँ पे, राइट आंसर होगा हमारा 3, इन एबिलिटी टू होप। क्यों, द inability to hope is not concerning because it is a milestone for a 4-year-old, not a 3-year-old। हमें माइलस्टोन याद करना है पूरा कि किस एज में कौन सी हैबिट्स करते हैं बच्चे। ठीक है, किस एज में। तो जो इनएबिलिटी टू होप है, होप अगर वो नहीं कर पा रहा है, कुछ किसी चीज़ के लिए होप नहीं हो पा रहा है, आशा नहीं रख पा रहा है, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है हमें, 4 ईयर एज में, नॉट 3 ईयर ओल्ड में। Lack of interest in toys, change in eating habits, and increased temper tantrum that persists several weeks or require and the evaluation by neurological or other specialist। ठीक है, इस चेंजेस को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसर्निंग करना है, और अगर ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। ठीक है, बाकी ओनली वन एक्सेप्ट इनएबिलिटी टू होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए चाइल्ड विथ ए ब्रेन ट्यूमर इज लेस रिस्पॉन्सिव टू verbal commands that he was when the nurse assists the client the previous hour the nurse should next। क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, जो वर्बल कमांड्स होते हैं हमारे, उसके लिए क्या हो रहा है, लेस रिस्पॉन्सिव हो रहा है। वर्बल कमांड्स मतलब उसे कोई हम एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो दैट ही वॉज व्हेन द नर्स असेस द क्लाइंट प्रीवियस आवर, इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस आवर में नर्स ने ये असेस किया था कि जो वर्बल कमांड्स है उसके लिए वो क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट। तो नर्स को नेक्स्ट क्या करना चाहिए, रेज द हेड ऑफ द बेड। ये जो वर्बल कमांड है इसका मतलब क्या है, उसका आईसीपी क्या है, इंक्रीज है। ये क्या कंसीडर कर रहा है, आईसीपी इंक्रीज को कंसीडर कर रहा है। ये इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम बेड को एलिवेट नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, यहाँ पे कोई एनाल्जेसिक का कोई भी फंक्शन नहीं है क्योंकि उसे कोई पेन नहीं हो रहा है। एनाल्जेसिक हम क्यों यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक पेन को कम करती है। ठीक है, ऑब्टेन एन ऑक्सीमीटर रीडिंग, ऑक्सीमीटर रीडिंग भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक्शन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोटिफाई करेंगे द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ओके, ए डिक्रीज लेवल ऑफ एलओसी, जो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ एलओसी, क्योंकि वो क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है, इसका मतलब वो एलओसी उसका अल्टर है। ठीक है, यही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ। और डेजिब्रेट द पोजिशनिंग, और या उसकी पोजिशनिंग क्या है, डेजिब्रेट है। और कशिंग ट्राइड, ये इंपॉर्टेंट है, कशिंग ट्राइड। इसमें क्या आता है आपका, एलिवेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा कितना होता है, 120 क्या है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और 120 to 80 mmHg होता है, ये क्या है हमारा सिस्टोलिक है। और 120 क्या है हमारा सिस्टोलिक है, और 80 क्या है डायस्टोलिक है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो उसका एलिवेट होना, और पल्स जो है उसका डिक्रीज होना, एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये क्या है, इज अ कशिंग ट्राइड। ओके, एक इसमें दिया हुआ है डिक्रीज एलओसी और डेजिब्रेट पोजिशनिंग और कशिंग ट्राइड, जिसमें ये 3 कंडीशन आ रही हैं। ये क्या कर रहा है, इंडिकेट दैट देयर इज ए प्रेशर ऑन द ब्रेन। इसका क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ब्रेन है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज होगा इज कंसीडर क्या हम करेंगे, आईसीपी राइज है। ठीक है, तो
स्टीम एंड द क्लाइंट कुड रिक्वायर इंटूबेशन एंड कार्डियक रिससिटेशन। वो किसके लिए उसका क्या रिक्वायर होगी इस कंडीशन में, इंटूबेट करना है हमें और कार्डियक रिससिटेशन देना है, अनलेस द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन प्रिस्क्राइब ए मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर। या तो हो सकता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो सर्जिकल प्रोसीजर भी करे टू द रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो हमें फर्स्ट ये सब एक्शन कौन ले सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कराना है। ठीक है, हमें यहाँ पर हेड को जो है वो रेस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आफ्टर ए चाइल्ड अंडरगोज ए क्रेनियोटोमी फॉर ए infrontantorial brain tumor, the nurse should place the child in which of the following position to prevent undue strain on the sutures। क्वेश्चन में पूछा है एक चाइल्ड है जिसका क्या है, इनफ्रंटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर है और उसको क्रेनियोटोमी के लिए लेके जा रहे हैं। तो नर्स को कौन सा प्लेस देना चाहिए चाइल्ड को, जिसकी वजह से कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, जो जगह है, जो सूचर जगह है उस पर क्या हो, वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक इनफ्रंटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, क्रेनियोटोमी के लिए ले जाया गया है, तो कौन सी पोजीशन प्रिवेंट करना है अनड्यू स्ट्रेन ऑन द सूचर। अनड्यू का मतलब है कि कौन, अनुचित एक टाइप का हम बोल सकते हैं, अनुचित कौन सी पोजीशन नहीं देनी है। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट भी बोल सकते हैं इस कंडीशन को हम। ठीक है, मतलब नहीं देनी है स्ट्रेन ऑन द सूचर। जो सूचर हुआ है, क्रेनियोटोमी हुई है, जो सूचर्स हुए हैं उस पर प्रेशर नहीं पड़े, तो कौन सी पोजीशन से हमें प्रिवेंट करना है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि होता क्या है इनफ्रंटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर, तभी हम पता कर पाएंगे कौन सी इसे पोजीशन नहीं देनी है। ठीक है, तो क्रेनियोटोमी तो अभी हमने देख ली थी क्या होती है क्रेनियोटोमी, अभी हम पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक सर्जरी है, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम स्कल विच एक्सपोज द ब्रेन। ठीक है, स्कल का पार्ट, अब कहाँ का पार्ट हटाएंगे, जहाँ ब्रेन ट्यूमर है, इज अ क्रेनियोटोमी, इसके लिए हम क्रेनियोटोमी कर रहे हैं। बट इन्फ्रंटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर कहाँ की है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है मैन, इन्फ्रंटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर क्या है, ये क्या है हमारा ब्रेन। ये हमारा, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ये क्या है, हमारा सेरिब्रम पार्ट है, सेरिब्रम। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेरिबेलम पार्ट है। यहाँ पे ध्यान से समझना है हमें कि ये इन्फ्रंटेंटोरियल पार्ट कहाँ का है। ये जो सेरिब्रम पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राटेंटोरियल, सुप्राटेंटोरियल। ठीक है, और जो सेरिबेलम का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्राटेंटोरियल। ठीक है, और यहाँ क्या दे रहा है, ब्रेन ट्यूमर कहाँ का है, इंफ्राटेंटोरियल का। और ये जो लाइन डिवाइड हो रही है यहाँ पे सेरिब्रम के और सेरिबेलम के, ये क्या है, ये है टेंटोरियम, दिस इज टेंटोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम का जो लाइन डिवाइड होती है मिड लाइन में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो कॉल टेंटोरियम। और ये सेरिब्रम किस में आता है, ये आता है सुप्राटेंटोरियल में, और जो सेरिबेलम है ये किस में आता है, इंफ्राटेंटोरियल में। ठीक है, तो अब हम पता चल गया कि इंफ्राटेंटोरियल क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये पार्ट नीचे आ रहा है आपकी नेक के पीछे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सेरिबेलम का पार्ट है और इंफ्राटेंटोरियल है।